जब दिल्ली की हवा जहर बन गई और GRAP 4 लगाकर सारा कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया। हर अनएम्प्लॉयड मजदूर को 10,000 का डायरेक्ट रिलीफ फंड मिलेगा, ताकि पॉल्यूशन की इस क्राइसिस में कोई भूखा ना सोए। सुनने में ये एक मास्टर स्ट्रोक लगता है, बट इसकी रियलिटी आपको लिटरली शॉक कर देगी। आउट ऑफ 2.46 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स, एक मैसिव 88% को एक सिंगल रुपी भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड क्लास सिटी में एक गरीब दिहाड़ी मजदूर का सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन KYC और स्मार्टफोन पर SMS वेरिफिकेशन क्लियर कर पाता है या नहीं। जब राधेश्याम और बिट्टू जैसे मजदूर अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए हाई इंटरेस्ट लोन ले रहे थे, दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता अपने स्पीचेस में AQI को टेम्परेचर बता रही थी। ये कोई एक्सीडेंटल इनकम्पिटेंस नहीं है। एक इनएक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम MLA को देश की कैपिटल का CM बनाना एक डेलिब्रेट कैलकुलेटेड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली ताकि पावर और कंट्रोल डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास सेंट्रलाइज्ड रहे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस हाई कमांड कल्चर और इमेज ड्रिवन पॉलिटिक्स ने दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह स्ट्रैंगल कर दिया है, और एक्चुअली क्यों इस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी कीमत आम जनता अपनी सांसों से चुका रही है। हम सबको लगता है कि दिल्ली का करंट क्राइसिस, ये टॉक्सिक स्मॉग, गाज़ीपुर के खुद के पहाड़ और यमुना की जहरीली झाग बेसिकली ओवर पॉपुलेशन या बैड लक का नतीजा है, या फिर एक इनएक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर की इंडिविजुअल मिस्टेक है। लेकिन एक्चुअली ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पिछले कुछ महीनों में हमने डजन्स ऑफ एकेडमिक पेपर्स, गवर्नमेंट ऑडिट्स, सुप्रीम कोर्ट और NGT डायरेक्टिव्स और ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन डेटा को डीपली एनालाइज किया है, और जो सच सामने आया है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की एक बहुत डार्क रियलिटी एक्सपोज करता है। ये कहानी सिर्फ एक अनपॉपुलर CM की नहीं है, ये एक डेलिब्रेट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की कहानी है। एक ऐसी हाई कमांड स्ट्रेटजी जहां पावर सेंट्रलाइज्ड करने के लिए इन एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लाइटवेट्स को स्टेट का हेड बना दिया जाता है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है एक क्रिपल्ड IAS ब्यूरोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस में टर्फ वॉर और आम इंसान का कोलेट्रल डैमेज। अगर आप इंडिया के किसी भी शहर में रहते हैं और एज अ यंग टैक्स पेयर सोचते हैं कि इतने प्रोमिसेस के बाद भी सिस्टम हमेशा फेल क्यों होता है, तो ये वीडियो लिटरली आपकी रियलिटी चेक है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सिर्फ पॉल्यूशन या पॉलिटिकल मीम्स पर नहीं हंसेंगे, आप समझेंगे कि कैसे न्यू फेस पॉलिटिक्स और वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट के नाम पर हमारे सिटीज़ का फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो चलो लेट्स डिकोड द मैट्रिक्स। लेट्स रिवाइंड टू February 2025। BJP ने जस्ट एक अनथिंकेबल चीज़ अचीव की थी। मोर देन अ डेकेड के बाद उन्होंने फाइनली दिल्ली का फोर्ट्रेस ब्रीच किया, विनिंग द असेंबली इलेक्शंस विद अ डिसाइसिव मैंडेट। मूड एकदम इलेक्ट्रिक था। दिल्ली के रेसिडेंट्स जो स्टेट और सेंटर के बीच सालों के पॉलिटिकल डेडलॉक से एग्जॉस्टेड थे, एक नए एरा ऑफ डबल इंजन गवर्नेंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। एवरीवन वाज सर्टेन कि कोई सीजन्ड पॉलिटिकल हैवीवेट, परहैप्स परवेश वर्मा या विजेंद्र गुप्ता को थ्रोन मिलेगा, ताकि कैपिटल के माउंटिंग क्राइसिस फिक्स हो सके। बट देन पार्टी हाई कमांड ने अपनी चॉइस अनाउंस की और पूरी दिल्ली की पॉलिटिकल मशीनरी कलेक्टिवली गैस्प कर गई। इंडिया की कैपिटल की नई चीफ मिनिस्टर थी रेखा गुप्ता। वो एक वेटरन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी, इनफैक्ट वो एक फर्स्ट टाइम MLA थी जो इससे पहले 2015 और 2020 में शालीमार बाग कंस्टिट्यूएंसी से असेंबली इलेक्शन हार चुकी थी, और 2023 मेयर इलेक्शंस में भी डिफीट हुई थी। पॉलिटिकल टर्म्स में वो एक एब्सोल्यूट लाइट वेट थी। कुछ ही मंथ्स के अंदर नई चीफ मिनिस्टर अपनी पॉलिसीज़ के लिए हेडलाइंस नहीं बना रही थी, शी वॉज मेकिंग देम फॉर हर स्टेटमेंट्स। एक वायरल स्पीच में उन्होंने कॉन्फिडेंटली ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष पैलेस रेफर कर दिया, विच इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली। और एक इंस्टेंस में जब उनसे दिल्ली के हज़ार्डस स्मॉग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पब्लिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स को टेम्परेचर से इक्वेट कर दिया। बट रियल शॉकर सिर्फ वो नहीं था जो कैमरे पर बोला जा रहा था।
इट वॉज वॉट वॉज हैपनिंग बिहाइंड द क्लोज डोर्स। सोशल मीडिया पर फोटो सरफेस हुई जिसमें सीएम रेखा गुप्ता के हस्बैंड मनीष गुप्ता, एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन जिनकी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन नहीं है, ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट मीटिंग में बैठे हुए दिख रहे थे। अपोजिशन लीडर ने इस सिचुएशन को मॉक किया, डिक्लेयरिंग कि दिल्ली गवर्नमेंट एक फुलेरा पंचायत में टर्न हो गई है, एक डायरेक्ट रेफरेंस उस पॉपुलर वेब सीरीज़ का जहां इलेक्टेड फीमेल विलेज हेड बेसिकली अपने हस्बैंड की प्रॉक्सी होती हैं। सरफेस पर देखें तो ये जस्ट एक कॉमिकल फेलियर ऑफ लीडरशिप लगता है, एक बैड हायरिंग डिसीजन। बट अगर हम डेट में डीपर डिग करें तो एक बहुत डार्कर सिस्टमैटिक ट्रुथ इमर्ज होता है। एक इनएक्सपीरियंस लीडर को दिल्ली में अपॉइंट करना कोई मिस्टेक नहीं थी, ये एक मैसिव पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का हाईली कैलकुलेटेड फीचर था। जब बीजेपी ने 2023 में हिंदी हार्टलैंड स्टेट जीता तो उन्होंने एग्जैक्ट सेम प्लेबुक एग्जीक्यूट की। राजस्थान में उन्होंने वसुंधरा राजे जैसे 2 टर्म चीफ मिनिस्टर को बाईपास करके भजन लाल शर्मा को अपॉइंट किया, एक फर्स्ट टाइम एमएलए जो पब्लिक के लिए प्रैक्टिकली अननोन थे। मध्य प्रदेश में 4 टर्म सीएम शिवराज सिंह चौहान को बेंच कर दिया गया फॉर मोहन यादव, एक ऐसे लीडर जिनका इन्फ्लुएंस उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट के बाहर बेयरली स्पैन करता था। और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साई को लाया गया। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे हाई कमांड कल्चर कहते हैं। इसका लॉजिक चिलिंगली सिंपल है। जोया हसन एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसे परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। Their political insignificance ensures that the real authorities remain firmly concentrated in the hands of the Prime Minister's office and the party's high command. Nobodies are far easier to manage and control. दिल्ली में बनिया कम्युनिटी से एक पॉलिटिकल लाइट वेट को अपॉइंट करके बीजेपी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए एक डेमोग्राफिक बॉक्स टिक किया, जबकि ये इंश्योर किया कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल रिजीम की एक सब सर्विएंट प्रॉक्सी बनी रहे। बट टोटल सेंट्रलाइज कंट्रोल का ये ऑब्सेशन एक डेवास्टेटिंग कोलेक्ट्रल कॉस्ट के साथ आता है। समझो, एक चीफ मिनिस्टर जिसके पास अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल बेस नहीं होता, वो कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटीज़ में जीता है। स्टेट मशीनरी पर डोमिनेंस असर्ट करने के लिए प्रॉक्सी लीडर्स एक ही टूल का सहारा लेते हैं, फियर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के डेटा के अकॉर्डिंग स्टेट के चीफ मिनिस्टर चेंज होने के इमीडिएटली बाद एक ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफ़र होने की प्रोबेबिलिटी 4.6 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज़ हो जाती है। इस एनवायरनमेंट में एक आईएएस ऑफिसर का एवरेज टेन्योर सिर्फ 16 मंथ्स रह जाता है। सिर्फ 56% डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपने पोस्ट पर 1 साल से ज़्यादा टिक पाते हैं। जब ऑफिसर्स म्यूजिकल चेयर की तरह ट्रांसफ़र होते हैं तो एंटायर सिस्टम फ्रीज हो जाता है। ब्यूरोक्रेट्स इस डर से कि उनका एक रॉन्ग मूव पैनल ट्रांसफ़र ट्रिगर कर सकता है, इनिशिएटिव लेना बंद कर देते हैं। वो क्रिटिकल फाइल साइन करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो बस एंडलेस कमिटीज़ क्रिएट करते रहते हैं ताकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर शिफ्ट हो सके। न्यू फेस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट दिल्ली के नेशनल हेडक्वार्टर्स में पावर होल्ड करने के लिए शायद ब्रिलियंट हो, बट ये सिटी के अर्बन मेटाबॉलिज्म को एंटायरली स्ट्रैंगल्ड कर देता है। ये एक ऐसा एग्जीक्यूटिव वैक्यूम क्रिएट करता है जहां मोस्ट बेसिक सिविक फंक्शंस ग्राइंड टू अ हॉल्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्ट करने से इतना टेरिफाइड हैं और लीडरशिप उन्हें गाइड करने के लिए टू इनकम्पिटेंट है। तो क्या होता है जब एक फ्रोजन टेरिफाइड ब्यूरोक्रेसी जिसे एक ऐसे प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर लीड कर रही हो जिसकी ओनली क्वालिफिकेशन लॉयल्टी है? क्या होता है जब कैपिटल की हवा ही जहर बन जाती है? हर साल जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है, दिल्ली की हवा एक गैस चेंबर में बदल जाती है और हर साल हमारा टीवी स्क्रीन एक ही नैरेटिव चलाता है। पंजाब और हरियाणा में पराली जल रही है, इसलिए दिल्ली चोक हो रहा है। जब AQI 450 के ऊपर जाता है, GRAP स्टेज 4 लगता है। सबसे पहला एक्शन बैन ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। सरफेस पर लगता है कि सरकार कितनी प्रोएक्टिव है, वो डस्ट रोक रही है ताकि हमारे लंग्स सेव हो सके। लेकिन जब हमने एकेडमिक रिपोर्ट्स और ग्राउंड डेटा को एनालाइज किया तो एक ऐसी रियलिटी सामने आई जो आपके सारे अजम्पशन को हिला कर रख देगी। GRAP कोई इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक हाईली पब्लिसाइज्ड इल्यूजन है जो पुअरेस्ट सिटीजन्स को डिस्ट्रॉय करता है, जबकि रियल पॉल्यूटर्स कम्प्लीटली अनपनिश्ड बच निकलते हैं।
लेट्स लुक एट द हार्ड डेटा। हम सबको लगता है कि पराली सबसे बड़ा विलेन है, बट लेट 2024 की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस ने एक शॉकिंग फैक्ट रिवील किया। अक्टूबर और नवंबर 2024 के बीच स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन दिल्ली के एयर पोल्यूशन में सिर्फ 8.19% था। तो एक्चुअल कल्प्रिट कौन था? वेहिकुलर एमिशन, जो एक मैसिव 51.5% कंस्टिट्यूट करता है। फिर भी जब क्राइसिस हिट करता है, सरकार का जीआरएपी सिस्टम एग्रेसिवली कंस्ट्रक्शन डस्ट को टारगेट करता है और व्हीकल से निकलने वाले डेडली गैसियस पॉल्यूटेंट्स को लार्जली इग्नोर कर देता है। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स की एक 2024 स्टडी ने जीआरएपी की रियल टाइम इफेक्टिवनेस एनालाइज की। उनकी फाइंडिंग्स थी कि सारे जीआरएपी स्टेजेस एट बेस्ट मॉडरेटली इफेक्टिव थे, जिनकी सक्सेस रेट 40% से भी कम थी। स्टडी एक्सप्लिसिटली स्टेट करती है कि जीआरएपी की सुपरफिशियल इंटरवेंशंस वेहिकुलर कंबशन से निकलने वाले नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड्स को टारगेट करने में फेल रहती है, जो एक्चुअली सिटी को ट्रैप करने वाले टॉक्सिक सेकेंडरी एरोसॉल्स क्रिएट करते हैं। सरकार उन एमिशंस को कंट्रोल करने में फेल है, इसलिए वो सबसे आसान टारगेट चुनती है, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और इस ऑप्टिक्स फर्स्ट पॉलिसी की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? और ये सिर्फ राधे श्याम की कहानी नहीं है। दिल्ली एनसीआर में एस्टिमेटेड 13 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मोस्टली बिहार और यूपी से आए माइग्रेंट्स। एक और मजदूर रमेश ने एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछा, धुआं सिर्फ हम ही पैदा करते हैं ना, और कोई तो नहीं करता? पब्लिक आउटक्राई मैनेज करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 10,000 का डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, पर इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ऑफिशियल डेटा शो करता है कि 2.46 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स में से सिर्फ 30,183 लोगों को पेमेंट मिली, यानी जस्ट 12.3%। एक मैसिव 88% लोग बाहर रह गए। क्यों? क्योंकि सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि पैसे तभी मिलेंगे जब आप ऑनलाइन केवाईसी और एसएमएस वेरिफिकेशन क्लियर करेंगे। मंगोलपुरी के एक टाइल वर्कर बिट्टो को एंटायरली लोन पर सरवाइव करना पड़ा क्योंकि उसके पैसे जनवरी 5 तक नहीं आए। प्रीति कुशवाहा, जो अपने डिसेबल्ड सन की केयर करती है, अपना रेंट पे नहीं कर पाई। उनकी फैमिली ने सिर्फ रोटी और राइस खाकर सरवाइव किया। जिन डिजिटल टूल्स को वेलफेयर स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाया गया था, वही एग्जैक्ट वेपन्स बन गए जिन्होंने इन पुअरेस्ट डिजिटली इलिटरेट सिटीजन्स को उनकी राइटफुल कंपेंसेशन लेने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये आम जनता का कोलेट्रल डैमेज किसके लिए हो रहा है? एक ऐसी पॉलिसी के लिए जो एक्चुअली हवा को क्लीन भी नहीं करती। इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजिस्ट सुनील दहिया प्लेनली स्टेट करते हैं कि जीआरएपी एक आउटडेटेड एमिशन इन्वेंट्री पर रिलाय करता है और पॉल्यूशन में कोई मीनिंगफुल डिक्लाइन लाने में फेल रहा है। चिंतन इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप के डायरेक्टर भारती चतुर्वेदी इसे परफेक्टली समराइज करती हैं। GRAP is like applying an ointment to a fracture. If authorities do not move beyond GRAP, Delhi will face the same crisis year after year. ये एक्चुअली उस हाई कमांड कल्चर का अल्टीमेट सिम्टम है। एक पॉलिटिकली वीक चीफ मिनिस्टर और एक टेरिफाइड रिस्क एडवर्स ब्यूरोक्रेसी लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंटली साउंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, लाइक एक्सपेंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एनर्जी। उसकी जगह वो इन रिएक्शनरी PR फ्रेंडली बैन्स पर रिलाई करते हैं। वो सिटी को स्टॉप कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो कुछ कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड पर वर्किंग क्लास भूखी मर रही होती है। बट एयर पोल्यूशन तो वो है जो हम स्काई में देख सकते हैं। क्या होता है जब एक हॉलोड आउट सिटी हर सिंगल डे 11,800 टन्स फिजिकल गार्बेज जनरेट करती है? जब एक स्टेट का लीडरशिप वीक होता है तो उसका असर सिर्फ न्यूज़ चैनल के पॉलिटिकल डिबेट्स तक लिमिटेड नहीं रहता, वो आपके घर के बाहर के कूड़ेदान से लेकर आपकी सांसों तक पहुंच जाता है। जब हम क्लीन दिल्ली की बात करते हैं तो सरकार हमें बड़े बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की शाइनी 3D मॉडल्स दिखाती है। कचरा जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाना, सुनने में इट साउंड्स लाइक अ विन विन, राइट? कचरा भी ख़त्म और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री। बट ग्राउंड रियलिटी एक ऐसी कहानी बताती है जो इस पूरे नैरेटिव को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है।
जिन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को डेवलपमेंट बोलकर बेचा जा रहा है वो लिटरली दिल्ली का सबसे बड़े पोल्यूशन बॉम्ब्स हैं और इनको चलाने के लिए सरकार उन गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन रही है जो एक्चुअली हमारा कचरा फ्री में साफ करते थे। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग दिल्ली रोज़ाना 11,862 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट करती है, लेकिन हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी सिर्फ 7,641 टन की है। बाकी का 4,200 टन कचरा रोज़ाना कहाँ जाता है? सीधे हमारे ओवर सैचुरेटेड लैंडफिल्स में, गाज़ीपुर, बलसावा और ओखला। ये लैंडफिल सिर्फ बदबू का सोर्स नहीं है। गाज़ीपुर के खुद के पहाड़ 65 मीटर्स हाई हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कुतुब मीनार जितना, और ये लिटरली एक टिकिंग क्लाइमेट बॉम्ब है। सैटेलाइट्स ने 2022 से अभी तक दिल्ली में 124 सिग्निफिकेंट मीथेन लीक्स डिटेक्ट किए हैं। एक बार तो 2021 में गाज़ीपुर से 156 टन ऑफ मीथेन पर आवर लीक हुई थी। इस माउंटेन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एमसीडी और गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के लिए पुश किया है, पर यह सबसे बड़ा स्कैम है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इफेक्टिवली काम कैसे करते हैं? उन्हें हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला सूखा कचरा चाहिए, लाइक क्लीन प्लास्टिक्स, रबर या क्लॉथ। लेकिन इंडियन हाउसहोल्ड्स का कचरा कैसा होता है? वेट, ऑर्गेनिक और मिक्स्ड। एमसीडी एरियाज़ में आज भी सोर्स सेग्रीगेशन सिर्फ 59% है। जब आप इस वेट एंड मिक्स्ड वेस्ट को इन प्लांट्स में जलाते हैं तो कंबशन इनएफिशिएंट होता है। इंडिपेंडेंट वेस्ट एक्सपर्ट स्वाति सिंह सांब्याल क्लियरली पॉइंट आउट करती हैं कि वेस्ट रिलेटेड एयर पोल्यूशन, स्पेसिफिकली WTE प्लांट्स का एमिशन दिल्ली के एयर क्राइसिस में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। बवाना और ओखला के आसपास रहने वाले लोग स्किन इन्फेक्शंस, किडनी इश्यूज और रेस्पिरेटरी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। एक इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ओखला प्लांट से कैडमियम, लेड और आर्सेनिक जैसे हाईली टॉक्सिक कैरिसोजेंस हवा में रिलीज हो रहे हैं। वॉरियर मॉम्स की फाउंडर बवीना कंदारी इस मॉडल को एक कंप्लीट फेलियर बोलती हैं, स्टेटिंग कि WTE प्लांट्स वर्सन एयर क्वालिटीज एंड प्रोड्यूस हार्मफुल ऐश, मेकिंग देम मोर ऑफ अ पॉल्यूशन सोर्स देन अ सॉल्यूशन। फिर भी दिल्ली प्लान कर रही है अपने WTE कैपेसिटी को 7,750 टन्स पर डे तक एक्सपैंड करने का। क्यों? बेसिकली इसका आंसर लाइज इन द मनी और इनफॉर्मल सेक्टर की डिस्ट्रक्शन में। कुछ साल पहले दिल्ली में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स थे। ये वो रैक पिकर्स थे जो हमारा 9% से 15% कचरा मैनुअली सेग्रीगेट करके फ्री में रिसाइकल करते थे, सेविंग म्यूनिसिपैलिटीज़ एटलीस्ट 6 लाख डेली इन मैन पावर कॉस्ट। लेकिन WTE प्लांट्स की एंट्री ने इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। कॉरपोरेट प्लांट्स को इकोनॉमिकली वायबल रहने के लिए लगातार कचरा चाहिए जलाने के लिए, विच क्रिएट्स अ परवर्स इंसेंटिव टू डिस्करेज रिसाइकलिंग। मिलते हैं नज़मा से, अ 30-year-old माइग्रेंट जो न्यू सीमापुरी में 15 साल पहले आई थी। पहले वो कम्युनिटी बिन से कचरा निकाल कर बेचती थी, बट जब से वेस्ट कलेक्शन प्राइवेट कंपनीज को टेंडर किया गया है, नज़मा जैसे 500 वर्कर्स का वेस्ट तक का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है। अब अपना ही काम करने के लिए उनको एमसीडी स्टाफ और प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को हर महीने 5,000 से 10,000 की रिश्वत देनी पड़ती है। ये एक्चुअली मिसमैनेजमेंट की अल्टीमेट ट्रेजेडी है। मॉडर्नाइजिंग के कवर के अंडर सिस्टम एक्टिवली अपने मोस्ट वनरेबल सिटीजन्स को एक्सटॉर्शन में फोर्स कर रहे हैं जस्ट टू सर्वाइव, जबकि पब्लिक मनी फ्लो हो रहा है उन प्राइवेट WTE प्रोजेक्ट्स में जो हवा को पॉइजन करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ ज़मीन और हवा से सौदा हुआ है तो रुको, वेट अंटिल यू सी कि इन्होंने सिटी के वेरी सोल के साथ क्या किया है, द यमुना रिवर। अगर आप आज दिल्ली आते हैं और इन नए रिवर फ्रंट्स को देखते हैं तो आपको लगेगा कि फाइनली द सिस्टम इज़ वर्किंग। CM रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मैसिव 500 करोड़ का बजट पुश अनाउंस किया है 40 न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कंस्ट्रक्ट करने और रियल टाइम पॉल्यूशन ट्रैकर्स इंस्टॉल करने के लिए। पैरेलली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नेग्लेक्टेड यमुना फ्लड प्लेन्स को स्टनिंग ग्रीन पब्लिक स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर रही है, लाइक द 100 हेक्टर बेंसेरा बैम्बू पार्क। सरफेस पर देखें तो ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी का परफेक्ट विजन लगता है, बट व्हाट इफ
मैं आपसे कहूँ कि ये एंटायर विजुअल एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इकोलॉजिकल लाई है। व्हाट इफ जो प्रोजेक्ट रिवर को सेव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एक्चुअली वही उसके कॉफिन में फाइनल नेल है। 1993 से वेरियस गवर्नमेंट्स ने यमुना एक्शन प्लान में 8,000 करोड़ से ज़्यादा पोर किए हैं। तो ये सारा पैसा गया कहाँ? अगर वाटर अभी भी टॉक्सिक है तो गवर्नमेंट एग्जैक्टली बिल्ड क्या कर रही है? इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे सोशियोलॉजिस्ट अमिता बाविस्कर बोर्गियस इन्वायरमेंटलिज्म कहती है। ये एक ऐसी इन्वायरमेंटल विजन है जो एक्चुअल इकोलॉजिकल साइंस के बजाय एंटायरली अपर मिडिल क्लास की एस्थेटिक डिज़ायर से ड्रिवन है। और इस एलिट यूटोपिया को बिल्ड करने के लिए स्टेट को एक विलेन चाहिए। डेकेड से यमुना फ्लड प्लेन्स थाउजेंड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स और इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स का घर रहा है। डीडीए और जुडिशियल सिस्टम की आंखों में इन्हें एनक्रोचर्स और पोल्यूटर्स ब्रांड कर दिया जाता है। रिवर रेस्टोरेशन की आड़ में रूथलेस डेमोलिशन ड्राइवर्स ने उनके स्मॉल स्केल फार्म और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया है। बट यहीं पर इस सिस्टम की एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी अनरेवल होती है। मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 के अकॉर्डिंग फ्लड प्लेन्स को जोन में डिवाइड किया गया है, जबकि पूरे फार्मर्स को हार्मिंग द इकोलॉजी बोलकर जोन 0I से वॉयलेंटली इवेक्ट किया जाता है। स्टेट ने ठीक बगल में मैसिव इकोलॉजिकली डेवास्टेटिंग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स को लीगलाइज कर दिया है। 90 एकर्स में फैला अक्षरधाम टेम्पल और 157 एकड़ कवर करने वाला कॉमनवेल्थ गेम विलेज एग्जैक्ट सेम फ्लड प्लेन्स पर बिल्ड किए गए थे। इवन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में अपने डिपोट्स बनाने के लिए टॉक्सिक फ्लाई ऐश और एक्सकेवेशन डेब्रिस डायरेक्टली रिवर बेड में डंप किया। जब एक गरीब किसान वहाँ पालक उगाता है तो इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन जब वहाँ 150 एकड़ का कंक्रीट स्टेडियम बनता है तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। इवन उनके ग्रीन सॉल्यूशन भी साइंटिफिकली अब्सर्ड हैं। रिवर बैंक्स को ब्यूटीफाई करने के ब्लाइंड रश में अथॉरिटीज़ ने नॉन नेटिव चिनार ट्रीज और चेरी ब्लॉसम प्लांट किए और आर्टिफिशियल ग्रास को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड वाटर पंप किया। इसका रिजल्ट जुलाई 2023 के डेवास्टेटिंग फ्लड्स के दौरान रिवर ने अपनी टेरिटरी रिक्लेम कर दी, डिस्ट्रॉइंग 90% ऑफ द 90,000 सैपलिंग्स और 2.9 मिलियन रिवरीन्स ग्रासेस प्लांटेड बाय द अथॉरिटीज़। और ये हमें दिल्ली के पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के अल्टीमेट फेलियर तक लाता है। चीफ मिनिस्टर इसे स्टॉप क्यों नहीं करती? स्टेट गवर्नमेंट ऑर्नामेंटल ग्रास प्लांट करने के बजाय 22 मेजर सीवेज ड्रेन्स को फिक्स करने को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करती? क्योंकि ये न्यू फेज स्ट्रैटेजी कभी कैपेबल गवर्नेंस के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई थी। ये सेंट्रल कंट्रोल के लिए डिज़ाइन की गई थी। सीएम रेखा गुप्ता जैसे एक पॉलिटिकल लाइटवेट के पास वो मास बेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है जो सेंट्रली कंट्रोल्ड डीडीए या डीपली एंट्रेंच्ड ब्यूरोक्रेसी को चैलेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली वो एक इंस्टीट्यूशनल चक होल्ड में ट्रैप हो चुकी है। जब स्टेट लीडरशिप वीक होती है, ओवरलैपिंग एजेंसीज बग पास करती हैं, ब्यूरोक्रेट्स रिस्क लेने से रिफ्यूज़ कर देते हैं और लॉन्ग टर्म साइंटिफिक सॉल्यूशंस को शॉर्ट टर्म हाईली विजिबल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के फेवर में अबैंडन कर दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर बस एक मियर स्पेक्टेटर बन के रह जाती है, ऑप्टिक्स मैनेज करती हुई, रिबन्स काटती हुई, जबकि सिटी का स्ट्रक्चरल मेटाबॉलिज्म उनके आसपास कोलैप्स हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में हमने उस टूटे हुए फ़ोन और 10,000 के पॉल्यूशन रिलीफ फंड का जिक्र किया था। तब शायद हमें लगा कि 88% मजदूरों को पैसा ना मिलना सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर है, बेसिकली एक डिजिटल ग्लिच। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने के बाद हम जानते हैं कि ये कोई ग्लिच नहीं है, ये एक्चुअली एक ऐसी मशीनरी का ब्लूप्रिंट है जहां गरीब के एग्जिस्टेंस सिर्फ तब तक मैटर करती है जब तक वो सिटी के वर्ल्ड क्लास एस्थेटिक्स के बीच में ना आए। क्योंकि ये कहानी सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता के वायरल मीम्स या बीजेपी के न्यू फेस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की नहीं है, ये उस यूनिवर्सल ट्रुथ की कहानी है जहां पावर को जब एक सेंट्रल हाई कमांड में होल्ड किया जाता है तो डेमोक्रेसी लिटरली एक ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह जाती है। जब किसी स्टेट एग्जीक्यूटिव का प्राइमरी गोल जनता की सेवा नहीं बल्कि सिर्फ ऊपर बैठे हाई कमांड के आगे अपनी लॉयल्टी प्रूव करना होता है तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी स्ट्रैंगल्ड हो जाती है और पब्लिक पॉलिसीज़ बस ऑप्टिक्स का खेल बन जाती है। आज
अगर आप इंडिया के किसी भी शहर में एक यंग सिटीज़न हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई दिस मैटर्स राइट नाउ। हम एस्थेटिक रिवर फ्रंट्स और शाइनी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के इल्यूजन को डेवलपमेंट समझकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में बोर्गिस इन्वायरमेंटलिज्म के नाम पर हमें अपने ही किसानों और मजदूरों को उनके घरों से एविक्ट कर रहे हैं और पोल्यूशन कंट्रोल के नाम पर उन्हें भूखा मार रहे हैं। हमारा ऑब्सेशन विद अ क्लीन इमेज इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द वेरी पीपल हु बिल्ड आवर सिटीज़। एक डेमोक्रेसी जो भूखे मजदूरों से ज़िंदा रहने के लिए डिजिटल OTP मांगती है, जबकि अपने पूरे स्टेट और इंस्टीट्यूशन को इनकम्पिटेंट प्रॉक्सी रूल्स के हाथों में सौंप देती है, वो किसी वर्ल्ड क्लास फ्यूचर का निर्माण नहीं कर रही, वो बस अपने खुद के कोलैप्स की आर्किटेक्चर को अपग्रेड कर रही है।